जय हिंद दोस्तों, भूगोल टेक्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं चैप्टर 5 का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो ज्योग्राफी भी चल रहा है। जो प्राथमिक क्रिया है, पिछले मैं टॉपिक में बताया था आखेट के संग्रहण के बारे में। आज मैं बता रहा हूं इससे आगे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है पशुचारण। पशुचारण क्या होता है? पशुओं को पालतू बनाकर चलाना ही पशुचारण कहलाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है चलवासी पशुचारण और एक होता है वाणिज्यिक पशुधन चारण या पालन बोल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, चलवासी पशुचारण में हम लिखे हुए हैं कि इस पर जो चलवासी पशुचारण थे जो प्रकृति पर डिपेंड थे। इस पर लोग पहले के लोग थे, प्राचीनतम लोग, जो प्रकृति पर डिपेंड थे और इसका जीवन निर्वाह करते थे। जीवन निर्वाह जो करते थे व्यवसायिक रूप में करते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि जो और चीजों को पालन किया। पालन करने के बाद वो जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाए जाते थे चराने के लिए। इसमें क्या करते थे? अब चलवासी चारण क्या होता है इसके बारे में देखिए। चारे या पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमना या जाना, इसी को कहते हैं चलवासी। चल आज रहा यहाँ, कल वहां पर चल गया। घुमंटू घुंटिया का नाम सुने हैं, आज यहाँ है तो कल वहां है। इसी तरह इसमें भी होता था चलवासी चारण। अब देखिए बात नेक्स्ट करते हैं। इसमें चलवासी पशुचारण को बोलते हैं मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास मतलब क्या होता है? कुछ जनजातियां हैं जो लिख दिया हूं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया। ये जनजातियां जम्मू कश्मीर हिमालय क्षेत्रों के में पड़ती है। क्या करते थे वहां के लोग? समतल के क्षेत्र में अधिक गर्म होने पर हिमालय के क्षेत्र में लोग चले जाते थे पशुओं को लेकर कि वहां पर ठंड हो। अगर वहां पर हिमालय के क्षेत्र में अगर ठंडी क्षेत्र अगर ज्यादा है तो समतल क्षेत्र में आ जाते थे। इसीलिए इसे बोला गया है मौसमी प्रवास या प्रवासी बोला गया है। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं, ये जो है प्रकृति रूप पर डिपेंडेंट है। पर चलवासी जो थे, पशुचारण जो थे, प्रकृति पर डिपेंडेंट थे विशेष रूप से। बाबू प्रकृति पर जो डिपेंड रहता है उसका विशेष तरह से इलाज नहीं हो पाता है, बीमारी की वजह से मर जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ कि क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां चलवासी पशुचारण करते थे। जैसे देखिए हमारे जो पृथ्वी है ना, हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बीच से जो ये हुआ भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसके जो आसपास के क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जैसे देखिए आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अफ्रीका में लोग किस चीज का पालन करते थे? ज्यादातर गाय और बैल की। और सहारा थार मरुस्थल जो अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, और वहां पर बकरी, भेड़, ऊंट की पालन करते थे। अब बाबू जो पर्वतीय क्षेत्र में याक, लामा जीवों का पालन करते थे और पालन करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भोजन के लिए लेके जाते थे, पानी के लिए लेके जाते थे, और उससे जो बेनिफिट होता था, बेचने के बाद जो पैसा हुआ अर्न, उससे अपना जीवन यापन करते थे। और ध्रुवीय क्षेत्र में भी ये जो क्षेत्र आप बताए यहाँ पर, ये क्षेत्र जो होता है ध्रुवीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में पशु था रेडियर, जो नाम पशु का नाम रेडियर है। अगर पूछेगा कि ध्रुवीय क्षेत्र का पशु जो पालन करते थे चलवासी में, तो रेडियर होगा। इसे ऑब्जेक्टिव टाइप भी बना सकते हैं, एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही है। अब देखिए बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है चलवासी पशुचारण का क्षेत्र। कोई ऐसा क्षेत्र थे, जैसे बाबू बात करते हैं
उत्तरी यूरेशिया, यूरेशिया मतलब होता है क्या, यूरोप प्लस एशिया को मिलकर बना बाबू यूरेशिया बना। इसलिए अगर मान लिया जाए कि ये क्षेत्र जो हो गया कर्क रेखा मकर रेखा, इसके बीच जो हो गया आपका ये जो क्षेत्र हो गया ना यूरेशिया का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र यूरेशिया के क्षेत्र, इस जगह पर लोग पशुओं का पालन करते थे और यहाँ पर जो चलवासी पशुचारण होते थे। और उसके बाद है अफ्रीका का साइड हो गया इस तरफ, तो इधर साइड में अटलांटिक महासागर है बाबू, इधर साइड में क्या है अटलांटिक महासागर, इस क्षेत्र में कुछ है। और इस क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका का क्षेत्र और कुछ क्षेत्र यहां से लेकर इस क्षेत्र में है, समझे। जो आपको अरब द्वीप पड़ गया, मेडागास्कर द्वीप के पास है भी होता था, और उसके बाद चीन मंगोलिया चीन के क्षेत्र में कुछ हो गया, उत्तरी जापान के क्षेत्र में होता था। ये सब यहाँ पर चलवासी पशुचारण होते थे बाबू, समझे। और बात करते हैं जनसंख्या क्यों घट रहा है, इसके भविष्य में क्यों इसका कमी हो रहा है, पशुओं का चलवासी पशुचारण का भविष्य में कमी होने का क्या कारण है बाबू। दो कारण है। पहला हो गया राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण करना या होना। अगर तुम भारत में रहते हो तो भारत से बाहर अगर जाओगे बिना आदेश के तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, जरूर पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए राजनीतिक जो सीमाएं बन गया उसके अंदर रहना। अब उसके अंदर अगर मिला चारा मिला तो जिंदा है, नहीं तो मर जाता है, इसी कारण है, इसी कारण से घट रहा है। दूसरा है चरगाहों को नई बस्तियां में बदलना। चरगाहों को बार बार बस्ती को चेंज करता है, यहाँ से आज बिजनेस यहाँ किया कल वहां किया, ऐसे करने में प्रॉब्लम होता है, इसी कारण से घट रहा है। अब आओ बात करते हैं वाणिज्य पशु धन पालक। अब इसमें जो होता है मुख्य रूप से दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। ये प्रकृति पर डिपेंड करते थे और ये आजकल जो तकनीकी पर डिपेंड करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है व्यापारी के आधार पर लोग इसमें ज्यादा पूंजी लगाते थे, इसमें कम पूंजी लगाते थे, क्योंकि इसके साधन खाने पीने की साधन तो खुद से मतलब अर्जित करना पड़ता था पैसा लगाकर, इसमें ज्यादा पूंजी लगाते थे। इसमें सिर्फ पालने में ही लगता था, प्रकृति पर डिपेंडेंट करते थे। और इसमें निश्चित ये है कि जैसे फार्म खुलता है, जैसे बकरी का फार्म, मुर्गी का फार्म और सुअर फार्म, जो फार्म अगर खोलता है तो एक विशेष क्षेत्र में खोलता है जहां की अच्छी सुविधा हो, सब चीज का सुविधा हो, उसी क्षेत्र में वाणिज्यिक पशुधन पालन होता है। बाबू बात करते हैं यहाँ के प्रमुख। देखिए पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है, यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी चीजों से जुड़ा है। लेकिन यहाँ पर जो था चलवासी जो पशुधन चारण में क्या था कि प्रकृति चीजें पर डिपेंड थी, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक चीज से, जैसे मतलब सुने होंगे कि अंडा भी बन रहा है तो चिमटिन का बन रहा है, आर्टिफिशियल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसी तरह यहाँ की जो प्रमुख पशुएं थी, दोनों का सेम ही था पशु, यहाँ का भी वही था, यहाँ का भी यही था। लेकिन बात यहाँ पर कम पूंजी लगता था, यहाँ ज्यादा पूंजी लगता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से तकनीकी चीजों से लैस था। अब हम बात करते हैं गाय, बकरी, भेड़ और घोड़ा। ये चीज पशु थे, प्रमुख पशु थे जिससे लोग पालन करते थे। और भी लिख सकते हैं, सुअर भी लिख सकते हैं, मुर्गी पालन भी लिख सकते हैं, होता है ना। अब इसको क्या फायदा होता था, जैसे मुर्गा मुर्गी का पालन हुआ तो उसको मतलब किस लिए पालन करते थे, बेचने के लिए। तो उसकी मांस से एवं खाल से क्या होगा, पैसा अर्न होगा कि नहीं होगा। बकरी है, बकरी का मीट से, मांस से और मतलब उसका छाल से पैसा अर्न होता था।
और उसमें डिब्बा में बंद कर कर विदेशी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जो उतारा जाता है। इससे फायदा होता है, जितना पूंजी अधिक लगेगा उतने ज्यादा फायदा होगा। कहने का मतलब यही है, इसमें कम पूंजी लगा कम फायदा, इसमें ज्यादा पूंजी लगा ज्यादा फायदा। बाबू बात करते हैं इसका क्षेत्र की, अगर बात करते हैं तो अमेरिका की पश्चिमी क्षेत्र, देखो अमेरिका की पश्चिमी क्षेत्र आप बात करते हैं, इस क्षेत्र में हो गया ये जो क्षेत्र हो गया आपको अमेरिका की पश्चिमी क्षेत्र में ये क्षेत्र, और कुछ जो उत्तरी कनाडा का क्षेत्र हो गया इस क्षेत्र, और देखिए दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तो ये है कुछ क्षेत्र, अर्जेंटीना, ब्राजील, ब्राजील का क्षेत्र हो गया, उरुग्वे, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है यहाँ पर पड़ता है बाबू, ऑस्ट्रेलिया का कुछ क्षेत्र हो गया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ क्षेत्र हो गया। ये हो गया आपको चरवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुधन पालन। इसका में अंतर हो गया क्या, दोनों में डिफरेंट है। इसके बीच में एग्जाम के माध्यम से अगर देखें तो एग्जाम में भी 5 नंबर का आता ही आता है। दोस्तों हम बात कर रहे थे कृषि का, बात कर रहे थे कि नेक्स्ट पॉइंट है कृषि। कृषि होता है क्या, कृषि होता है खेतों को जुताई करना, खेतों को जुताई करना, फसलों को उगाना, पशुओं को पालन करना। इसकी जिसमें कला होगी ना वही कृषि होता है और उसे ही कहते हैं कृषि। कृषि लोग पहले करते थे, निर्वाह कृषि करते थे, जीवन को पालन पोषण करने के लिए करते थे। अब निर्वाहन कृषि 2 प्रकार के हैं, एक आदमी कालीन निर्वाहन कृषि, एक गहन कृषि। गहन निर्वाहन कृषि है, पहला आप पढ़िएगा आदिम कालीन निर्वाहन कृषि क्या है, इसके बारे में पढ़िए। देखिए बाबू, इसको जो होता है इसके कृषि होता है स्थानांतरण कृषि होते हैं, जिसमें ये जो कृषि है जो सबसे प्राचीनतम कृषि है, सबसे प्राचीनतम अगर बात बोला जाए तो स्थानांतरण कृषि है, जो जिसका खेती जो होता है अस्थायी रूप से होता है। अब बाबू इसमें आप सोचिएगा कि अस्थायी रूप से कैसे होता है। कहने का मतलब है कि स्थानांतरण मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। बात हम करते हैं कि ये जो क्षेत्र होता है स्थानांतरण, जैसे कि हम वनों को कटाई, वन एवं वनस्पतियों की आग लगा दिया जाता है। जिस क्षेत्र में जंगल होगा उस क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में आग लगा दिया जाएगा, उसमें खेत तैयार किया जाता है और जो राख जो बचता है ना उसको खाद के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो इसका समय सीमा होता है 4 वर्ष की होता है, 4 से 5 वर्ष में इसकी खेती का उपज जो होता है कम जाता है, इसलिए यहाँ से छोड़कर दूसरे जगह पर जाकर फिर करते हैं, दोहराते हैं इसी चीज को, फिर यहाँ से छोड़कर फिर दूसरे जगह पर जाता है और उसके बाद फिर रिटर्न हो जाते हैं। इसी को कहते हैं स्थानांतरण कृषि, एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब देखिए बात इसमें कहते हैं ये जो होता है छोटे आकार का होता है, बहुत बड़ा नहीं होगा ना, छोटे आकार का होता है। और जो इसमें जो औजार के प्रयोग लोग करते थे पहले, तो पहले जो खेती करते थे कैसे करते थे, आजकल तो टेक्नोलॉजी चीज है, पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं था। हल का प्रयोग करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे, लकड़ी के औजारों का प्रयोग करते थे और फावड़े का उपयोग करते थे। और ये जो होता है स्थानांतरण कृषि जो किन किन क्षेत्रों में होता है, पहले विश्व की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कटिबंधीय क्षेत्र में लैटिन अमेरिका बोला जाता है, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका को बोला जाता है लैटिन अमेरिका। इस क्षेत्र में जो आपको जो स्थानांतरण कृषि होता है, जैसे अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में भी होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में होता है। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर बात करते हैं तो मंगोलिया चीन नहीं होगा, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका,
जो ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरण कृषि होते थे। देखिए हम बात करते हैं आगे कि इस कृषि को कुछ और भी नाम से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे भारत की उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे मणिपुर, नागालैंड के क्षेत्रों में स्थानांतरण कृषि को झुम्मिंग कृषि या झुम कृषि बोला जाता है। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए जो हम बोले। और उसके बाद जो एक क्षेत्र है मैस्को का क्षेत्र है, जो आपको इसको जो मिलाप बोला जाता है। मिलाप कृषि कहाँ होता है? मैस्को का क्षेत्र, ब्राजील का क्षेत्र में होता है। स्थानांतरित कृषि को ही मिलाप कृषि कहते हैं, लेकिन उसका नाम वहां पर अलग है। अब आगे बात करते हैं, मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को लदान बोला जाता है, लदान कृषि बोला जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं आगे गहन निर्वहन कृषि के बारे में। इसका जो उद्देश्य है कि इसमें जो पूंजी अधिक लगाया जाता है और काम करने के लिए मजदूर भी अधिक प्रयोग बड़े मात्रा में किया जाता है, जिसमें अधिक रूप में अनाज मिलती है, उससे पैसा अर्न होता है। यह जो खेती होता है जो अस्थायी खेती होता है, जैसे गेहूं का खेती होता है ना, गेहूं का, चावल का, मक्का का, जौ का, राई का, जो ये सब खेती जो होता है आपको गहन निर्वहन कृषि होता है। जो गहन मतलब बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं ये जो होता है साल में 2-3 फसल हो जाते हैं। जैसे फसल भी होते हैं 3 तरह के होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल और जायदा या नकदी फसल। खरीफ फसल जो होता है अक्टूबर से लेकर नवंबर, जो जून जुलाई में स्टार्ट होता है, अक्टूबर नवंबर में समाप्त होता है, जिसमें गर्मा फसल भी इसको बोला जाता है, जैसे धान। और उसके बाद होता है रबी फसल। रबी फसल में बाबू आपको अक्टूबर नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी मार्च तक रहता है। इसके बाद जो 2 मंथ जो बचता है नकदी फसल। अब जो आपको रबी फसल में क्या होता है, गेहूं होता है, रबी चीज मासूर हो गया, खेसारी हो गया, मोटा अनाज के क्षेत्र में हो गया, चना हो गया, ये सब चीज होता है रबी फसल में आते हैं। और उसके बाद नकदी एवं जायदा फसल की बात बोलते हैं। नकदी फसल में जैसे गेहूं, गन्ना हो गया, गन्ना हुआ ना, उसके बाद खीरा, ककड़ी, मक्का इत्यादि चीज होते हैं नकदी फसल, जो नकदी पैसा मिल जाता है उससे। अब बात करते हैं खदानों का फसलों को भी। देखिए यहाँ पर जो खदान जो हम जो उपजाते हैं, जैसे धान उपजाएं, गेहूं उपजाएं, तो इसमें हम मतलब आर्टिफिशियल खाद देते हैं जो बना होता है, इसे कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है। और ये ज्यादातर गहन निर्वहन कृषि मानसून एशिया घने वसे क्षेत्र में होते हैं। अब देखिए धान की खेती कहाँ होती है? जहां धान की खेती वहां पर होती है जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर धान की खेती होगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि का और भी कृषि है, डेयरी कृषि, भूमध्यसागरीय कृषि, मिश्रित कृषि, सहकारिय कृषि और भी कृषि है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बागवानी क्षेत्र, फलों का क्षेत्र हो गया, सब्जी उत्पादन, फलों का क्षेत्र वाला चीज पढ़ेंगे बेटा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि आया कहां से, किसने इसे लाया? उपनिवेशित देशों ने लाया। जैसे हम पर अधिकार किया, जैसे भारत पर अधिकार किया, यहाँ पर पुर्तगाली भी आए, फ्रांस भी आया, डच भी आया। वहां पर जो जैसे विकसित देश है, जिस देश में जो पेड़ का खेती नहीं होता था, जिस फसल का खेती नहीं होता था, वो चाहते थे कि दूसरे गरीबों देश में जाकर हम उसे, जहां पर उसकी मतलब कि एक क्षेत्र था जहां फसल हो सकती थी, उस क्षेत्रों में जाकर कब्जा कर मतलब कि जो उपजाया। जैसे फ्रांस हो गया, फ्रांस कॉफी लाया। अब बात करते हैं पहले रोपण कृषि है क्या। इसका दूसरा नाम है बागवान कृषि। रोपण कृषि का एग्जाम अगर पूछता है तो इसका नाम है बागवान कृषि है, समझे। यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इसकी
कृषि का मकसद है कि बाजारों में चाय, कॉफी, रबर, केला, गन्ना, अनानास जो और भी चीज लाया गया व्यापार के लिए, जो पौधे को लगाया गया कि जिससे बेचे, फल मिले या उससे जो मिले जो हमें बेनिफिट हो। यह कृषि जो होता है बड़े आकार में होता है। यह कृषि अधिक रूप से बड़े आकार में होता है। जैसे इसमें जो होता है एक फसलों की बुनाई होती है, एक फसल ही बुनाया जाता है, और उसके बाद इसमें क्या होता है, इस जो कृषि में रोपण कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक पैसा की जरूरत होती है, वही लगा सकता है रोपण कृषि। और बात करते हैं जब अधिक पैसा की जरूरत हुआ तो अधिक श्रमिक की भी जरूरत होगा। श्रमिक जो खटेंगे उसको लिए पैसा की जरूरत होगा ना। और उसके बाद बात करते हैं वैसा क्षेत्र में रोपण कृषि होता है जहां पर परिवहन मतलब ट्रैफिक ट्रांसपोर्टों की साधन हो, वैसा क्षेत्र में रोपण कृषि होता है। अब बात करते हैं जो यूरोपीय देश, जो अमेरिका हुआ, जो अमेरिका देश अलग है, जो यूरोपीय देश अलग है, जो उसमें कटिबंधीय क्षेत्र में उपनिवेशी की स्थापना किया था। अब हम बात करते हैं कि रोपण कृषि जो लाया दूसरे दूसरे देश मिलकर लाया, जो उनका देश में नहीं होता था, और सोचा कि गरीब देश में जाकर कब्जा करें और जाकर वहां पर उपजाएं। जैसे देखिए फ्रांस में लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रांस जो पश्चिमी अफ्रीका में गए और यहाँ पर कॉफी और कोक की जो उत्पादन करवाया, और जो स्पेन अमेरिका जो है नारियल, गन्ना, रबर की खेती करवाए। क्योंकि मतलब खेती इसलिए करवाए दोस्त क्योंकि वहां पर होता ही नहीं था। इसका जो 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 उपजने का डिग्री होता है सेंटीग्रेड, वो अलग होता है। और जो अमेरिका जो नारियल जो फिलीपींस में करवाए और रबर की खेती मलेशिया में करवाए। और उसके बाद बोलते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन तो हमारा देश भारत और बगल वाले पड़ोसी देश श्रीलंका में आकर चाय के उत्पादन को बढ़ाया। यहाँ पर नील की खेती भी करवाता था, जिससे क्या होता था खेतों में उपजने की क्षमता कम हो जाती थी। हम आगे बात करते हैं विस्तृत वर्णनीय अनाज कृषि का। बाबू इसका मुख्य फसल है मोटा अनाज है, जैसे गेहूं हो गया। मुख्य रूप से फसल क्या है, अगर पूछेगा एग्जाम में कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का मुख्य फसल क्या है, तो सीधा आंसर दीजिएगा गेहूं। सबसे पहला नंबर गेहूं। और अन्य फसलों की अगर बात करें तो मक्का, जौ, जाई, सरसों, ये भी हो सकता है। और उसके जो वाणिज्यिक अनाज जो क्षेत्र होते हैं, जैसे इसका आकार जो होता है बड़ा होता है, वैसे क्षेत्र में लगाते हैं जिसका आकार बड़ा क्षेत्र में होता है। गेहूं उत्पादन करने के लिए बड़ा क्षेत्र चाहिए, छोटा क्षेत्र में थोड़ी हो जाएगा। और ये जो वाणिज्यिक जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूं हुआ, गेहूं जब कटाई होता है उस समय मशीनों का प्रयोग करते हैं, हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं, थ्रेशर का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जरूर करते हैं। तकनीकी चीजों का प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। अब ये सब चीज हुआ मशीनों पर प्रयोग अधिक हुआ है अनाज मोटा के कारण। और उसके बाद बात करते हैं प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। अब ये जो होता है खेती जो होता है, इसमें प्रति व्यक्ति का उत्पादन अधिक होता है और प्रति इकाई हेक्टेयर की बात करें तो इसका कम होता है। अब ये जो क्षेत्र होता है किन किन क्षेत्रों में होती है, इसको देखिए। जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है, उसका घास की मैदान भी मैं लिख दिया हूं। जैसे यूरेशिया जो होता है एशिया प्लस यूरोप मिलकर बना यूरेशिया। अगर यूरेशिया के अगर घास की मैदान बोला जाए तो स्टेपीज होगा, सीधा स्टेपीज। और अमेरिका के बोला जाए तो पेरिस या पेरियाज। और उसके बाद अर्जेंटीना के बोला जाए तो पंपास,
दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डॉन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी। ये दोस्त हुआ आपको रोपण कृषि और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। हम आगे बात करते हैं। शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए इसको, आप मानना चाहते हैं तो। मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि, जिसमें आपको मिश्रित कृषि में क्या होता है, इसमें मिश्रित प्रकार की खेती किया जाता है। जैसे खेती भी किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। अब खेती की बात करते हैं, खेती में क्या होता है, गेहूं, जौ, धान, बाजरा, मक्का, ये सब चीज होता है। और पशुपालन की अगर बात की जाए, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ी, बकरी और मुर्गी, सुअर, ये चीज होता है, पशुपालन करते हैं। अब लोग इसमें बात है कि फसल चक्र का उपयोग कर फंसे, ताकि इसका भूमि का उपजाऊ बना रहे। फसल चक्र का उपयोग किया जाता है और भूमि का जो उपजाऊ बना रहे, इसका प्रयोग करते हैं। ये जो बाबू खेती जो करता है मिश्रित कृषि, वही लोग कर सकता है जो लोग कुशल हो, योग्य किसान हो, अच्छी तरह खेती करना जानता हो, वही लोग कर सकता है। जो इसका खेती का अगर साइज की अगर बात किया जाए तो इसका खेती का साइज मध्यम होगा। कैसा साइज होगा? मध्यम होगा। मतलब ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, मिडिल होना चाहिए। जैसे बात किया जाता है विश्व विकसित क्षेत्रों की बात किया जाता है कि कहाँ कहाँ मिश्रित कृषि खेती होता है। बात इसमें रह गया कि इस खेती में जो खाद की जो मात्रा होती है, जो कृत्रिम ढंग से जो खाद बनाया जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। और जो विश्व के विकसित क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अब उत्तरी पश्चिमी यूरोप की बात अगर किया जाए तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र है, जैसे ये हो गया, इस क्षेत्र में जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र हो गया बाबू, एक कौन सा क्षेत्र हो गया? ये क्षेत्र जो हो गया उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र हो गया। इसमें जो होता है मिश्रित खेती होता है, मिश्रित कृषि होता है। उसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग बात करते हैं। जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, जो उत्तरी ये साइड में हो गया आपका, जो आपका मिश्रित खेती होता है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण महाद्वीप के समशीतोष्ण विकास। दक्षिणी महाद्वीप का क्षेत्र जो होता है, समशीतोष्ण भागों में मिश्रित खेती होता है। अब बात करते हैं डेयरी कृषि का। डेयरी जो कृषि जो होता है, यह एक प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, जिससे दूध की उत्पादन बढ़े, दूध हमें मिले और उसके बाद बाजार में उसे बेचा जाए, बेचकर उसे पैसा कमाया जाए। ये जो होता है, जो डेयरी कृषि में पशुओं को स्वस्थ रखा जाता है, अच्छे नस्ल का सुधार किया जाता है, और ये जो इसमें है प्रजनन पर विशेष जोर दिया गया है, प्रजनन क्षमता पर विशेष जोर दिया गया है। और उसके बाद बात करते हैं जो पूंजी की, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे गाय भैंस अगर पोसता है, इंसान पालता है, तो क्या होता है, छप्पर छाने के लिए, उसके चारा भंडार करने के लिए, लिखा हुआ है यंत्रों के लिए अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। पूंजी रहेगा जो है ना खटाल खोलेगा, अगर पूंजी नहीं रहेगा तो खटाल कहाँ से खोलेगा, बताओ। और इसमें डेयरी में दूध बेचने के लिए इंसान भी रहना चाहिए। दूध दूहने के लिए, गाय का दूध दूहने के लिए इंसान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। तो इसमें श्रमिक की आवश्यकता जरूर होती है। गाय भैंस बहुत सारा रहेगा, उसके खाना देने के लिए कोई लेबर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, काम करने वाला। इसमें श्रमिक का आवश्यकता होती है। और इसमें बाजार की अगर बात किया जाए कि जो डेयरी कृषि जो होता है, नगरीय क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक होना चाहिए, क्योंकि जैसे दूध अगर उससे निकले और उसे मार्केट में पहुंचा दिया जाए, ताकि दूध खराब ना हो। लेकिन दूध संग्रह करने के भी आजकल साधन हो गए हैं,
जैसे साधन में क्या है बाबू, पश्चुड़ीकरण कर जिससे 82 डिग्री सेल्सियस पर मतलब कि रखा जाता है तो दूध खराब नहीं होता है। और इसका जो विकसित यातायात मतलब होना चाहिए। इस सुविधाओं से क्या लंबे समय तक दूध को हम संग्रह करके रख सकते हैं अधिक दिनों तक। और उसके बाद बात करते हैं बाबू की डेयरी कृषि जो होता है जो किस क्षेत्र में होता है, उत्तर पश्चिमी यूरोप इसी साइड में होता है। कनाडा का क्षेत्र इस साइड में हुआ, न्यूजीलैंड जो नीचे आ गया आपको यहाँ पर पड़ा न्यूजीलैंड के क्षेत्र, और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यही क्षेत्र का है, जो ये क्षेत्र पड़ता है दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। और तस्मानिया भी है, डेयरी कृषि होता है, तस्मानिया में भी डेयरी कृषि होता है। नेक्स्ट मैं पार्ट लाऊंगा जिसमें भूमध्य सागरीय कृषि होगी, जो और भी टॉपिक बच गया है लगभग नेक्स्ट पार्ट में खत्म हो जाएगी। दोस्तों मेरा अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी अगर दिक्कत है क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। और किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप भूगोल टेक्निक RRK है, उस पर ज्वाइन करें और नोट्स की चैप्टर वाइज उपलब्ध है वहाँ पर। थैंक्स दोस्तों, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो।